अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बुक्स डाली गई हैं, जो भी आपको ख़रीदनी है आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। देखें यहाँ पे बुक्स लगाई गई हैं डिफरेंट, ठीक है, बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं स्पेल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस के साथ लिखी होगी, आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट एडमिन को चला जाएगा, ठीक है। जो एडमिन है उनको चला जाएगा तो वो फिर आपको पेमेंट मेथड बताएंगे और फिर आप ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप से ख़रीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप स्टोर है, ठीक है। यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट वही वाला लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ऑब्वियसली वही अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखें सारे लगे हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखें हर तरह के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, हर सब्जेक्ट ईयर के। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं इधर से भी। तो आपने प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए सिंपल इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक दफ़ा लेना है, 2 दफ़ा लेना है, तो एक ही दफ़ा आपने लेना, इस पर क्लिक कर लिया। फिर आपने नीचे यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऑर्डर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इस पर हमने प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक किया तो आपका जो मैसेज है वो एडमिन को जो है सेंड हो जाएगा, ये एडमिन को मैसेज आपका चला जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू का जो हमारा टॉपिक है ये ऑब्वियसली हमने पहले यूके यूएसए में भी पढ़ा था और वही सेम आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पार्ट 5 में भी आएगा। ये जो वीडियो है ये बलूचिस्तान और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट के काम आ सकती है, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट के और आपका टॉपिक रिलेट करा तो ये आपके काम आएगी वीडियो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पार्ट 5 के अंदर जो मैंने जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक लिखा है थोड़ा मैंने इसको लंबा किया हुआ है, क्योंकि पार्ट 5 ऑब्वियसली लास्ट ईयर होता है और एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपका आंसर लंबा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द पार्ट 4 5 4 3 2 1, ठीक है। जूनियर ऑब्वियसली जूनियर लेवल को उस तरह से डील किया जाता है, वहीं पे जो सीनियर होता है उसको लंबा आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जो कोर्ट्स हैं उनके पास ये पावर्स होती हैं कि वो दूसरे इदारों पर नज़र रख सकें, कि वो अपने लिमिट में रह के काम करें, ठीक है। ये काम होता है कोर्ट्स का, चेक रखना दूसरे इदारों पे, इसको हम जुडिशियल रिव्यू की पावर्स कहते हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की पावर्स है वो कोर्ट के पास होती है, जिससे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पे यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट पे कंट्रोल रख सकती है। ये जो सिस्टम है ये हमें ब्रिटेन से मिला। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो इसको यूएसए में पढ़ा था तो ये ब्रिटेन से कैसे निकला। याद रखें जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा पुराना है। लाइक अगर आपने यूके की हिस्ट्री अगर आपको याद होगी, अगर नहीं याद मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यूके एक बहुत ही ज़्यादा पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने जब उसको पढ़ा था खुद एज अ स्टूडेंट, तो मैंने जब उसकी हिस्ट्री सर्च की ना तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पास्ट में जाके देखूं कि कैसी है। तो मैंने उसकी बहुत सी किताबें और नेट पे हर जगह जो भी अवेलेबल था मैंने पढ़ा। मैं हैरान होगी, लिटरली वो हिस्ट्री हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त से स्टार्ट हुई थी। यानी कि अगर आप यूके के प्रॉपर लाइक जो इनका गवर्नमेंट सिस्टम है या सारा कुछ जानने के लिए मैं काफ़ी पीछे गई, तो मैं उस ज़माने में पहुंच गई जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या था। एंड फिर लोग ओबियसली क्रिश्चियंस बन गए एंड क्रिश्चियनिटी फैल गई, फिर किंगडम सिस्टम स्टार्ट हुआ, फिर हुकूमत चली, गवर्नमेंट बना, तो मैं वहाँ पे पहुँच गई। तब मुझे पता चला कि यूके वो वाहिद मुल्क है जिसकी वजह से पूरे दुनिया में लॉ फैला, ठीक है। तो वहाँ से जो लॉ आया ऑब्वियसली हम जो इंडिया में लॉ आया वो भी ब्रिटिशर्स ने फैलाया और वही लॉ हम भी पढ़े हैं। सो यहाँ कहना ये चाह रही हूँ कि ये जुडिशियल रिव्यू है ये अमेरिका से नहीं निकला, क्योंकि अमेरिका हम सब जानते हैं कि अमेरिका पहले ब्रिटिश का यानी कि यूके का पार्ट था। यानी कि आप लोग याद रखें यूके पहले इसी के साथ ही अमेरिकन रहते थे, यूएसए के लोग रहते थे, सही है। बाद में जाहिर ही बात है यूके के लोगों को पसंद नहीं थे अमेरिका किसी वजह से, वो भी अलग से एक तफसील है बाद में बताऊंगी। तो यूएसए के लोग इनसे तंग आ गए, क्योंकि यूके के लोग पता है क्या करते थे इनके साथ। यूएसए के जो अमेरिकन पीपल थे उनको कहते थे हम तुम लोगों को हेड नहीं बनने देंगे, और अमेरिकन यही चाहते थे कि यूके के जो लोग हैं हमें गवर्नमेंट में हेड बनने दें या गवर्नमेंट की जॉब्स पे लगने दें, बट वो नहीं लगने देते थे यूके के लोग। इसी वजह से बहुत सारी और भी रीज़न थी, बट ये एक रीज़न मैंने आपको बताई। तो यूएसए इस वजह से नाराज़ रहने लग गया यूके के लोगों से, फिर इसी वजह से जंग हुई और जंग करके यूएसए अलग एक मुल्क बन गया, ठीक है। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमें ज़्यादा यूएसए के अंदर मिलता है, बट उसकी हिस्ट्री बेसिकली यूके से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि यूके के अंदर ही आप देखो प्रेसिडेंट्स है और इतना कुछ है उसमें। तो वहीं से ही आप समझ लें कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट
जो है यूके वालों ने ईजाद किया, लेकिन उसको पक्का किसने कर दिया था? यूएसए के लोगों ने, ठीक है। तो मैं आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी मैंने आपको क्यों कन्वर्सेशन बताई, जबकि नोट्स पे तो मैंने बहुत छोटा लिखा है। देखें, नोट्स में प्रिसाइज लिखती हूँ, मेरे पास टाइम कम होता है, ठीक है। लेकिन जितनी ज़्यादा नॉलेज आप लोगों के पास होगी, आप उतना डिटेल्ड आंसर लिखेंगे, जिससे वजह से एग्जामिनर मुतासर होगा कि आपने इतनी अच्छी आपको नॉलेज है, तभी आप इतना अच्छा लिख पा रहे हो, ठीक है। तो आपने बताना है कि ब्रिटिश की वजह से या ब्रिटेन की वजह से जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट निकला और बाद में फिर ये पाकिस्तान में पहुंचा। आप चाहो तो उसमें पूरी जो मैंने कन्वर्सेशन की है वो सारी लिख सकते हो। फिर आपने बताना है कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि जो कोर्ट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पर नज़र रखती है ताकि वो अपने पावर्स को मिसयूज़ ना करें। जुडिशियल रिव्यू जो है वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। बढ़ने का मतलब ये है कि जैसे शुरू में जुडिशियल रिव्यू के जो कॉन्सेप्ट थे और प्रोसीजर लिखे गए थे कि किस तरह से कोर्ट दूसरे इदारों पर नज़र रख सकती है, वो जो दूसरे इदारे हैं उस पर नज़र रखने का एक प्रोसीजर होता है जो कोर्ट्स फॉलो करती हैं। अब ज़ाहिर ही बात है वो प्रोसीजर शुरू के वक्त में डिफरेंट था, फिर वक्त के साथ साथ जुडिशियल रिव्यू को और बेहतर कर दिया गया, ठीक है। यानी कि जुडिशियल रिव्यू में प्रोसेस जो था जिससे नज़र रखती है कोर्ट दूसरों पे, वो और बेहतर हो गया, ठीक है। ये चीज़ को कहते हैं ग्रो हो गया, सही है। फिर आपने बताना इट्स मेन पर्पज इज टू स्टॉप द अथॉरिटीज फ्रॉम एक्टिंग अनफेयर एंड अब्यूज ऑफ पावर्स। इसका मकसद ये होता है कि अथॉरिटीज़ को रोकना, जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको रोकना कि वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ ना करें या किसी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, ठीक है। अब आपके सामने मैंने ये डायग्राम बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायग्राम मैंने किसी कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको यकीन नहीं होगा। ये लिटरली मैंने जो वर्ड डॉक्यूमेंट है ना उधर से ही मैंने ये सारा कुछ ड्रॉ किया, यानी कि उस पर जो ट्रायंगल शेप होती है और जो स्क्वायर शेप होती है मैंने उसी से ही ये कोड बनाई है। अच्छा, अब मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि समझे ये कोर्ट है, ठीक है। अब ये जुडिशियल रिव्यू कैसे करी है, ये एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ने ये स्कूल बनाया है, ये भी एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, सही है। समझ लें कि ये टैक्स ऑफिस है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। और ये है पुलिस स्टेशन, ये भी गवर्नमेंट का इदारा, ठीक है। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, स्कूल पे भी नज़र रखेगी, यहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव के दूसरे इदारे इस टैक्स वाले ऑफिस पे भी नज़र रखेगी, साथ में इस पुलिस स्टेशन के इदारे पे भी नज़र रखेगी। इस तरह से जुडिशियल रिव्यू होती है, सही हो गया। ये डायग्राम वैसे आपको पेपर में बनानी नहीं है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया, क्योंकि ये डायग्राम बनाते बनाते आपका पेपर का टाइम गुजर जाएगा, इसलिए ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अकॉर्डिंग टू द ब्लैक स्टार डिक्शनरी, जुडिशियल रिव्यू इज द कोर्ट्स पावर टू चेक एक्शंस ऑफ द अदर ब्रांचेज एंड डिक्लेयर देम अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ़ दे वायलेट द लॉ। सेम बात बता दे रही है कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि ये कोर्ट्स की पावर होती हैं, जिससे क्या होता है कोर्ट्स दूसरे इदारों के एक्शंस पे नज़र रखती है, यानी कि गवर्नमेंट की ब्रांचेस पे नज़र रखती है, ताकि देख सके कि जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये है कि जो पावर्स दी गई हैं गवर्नमेंट को, क्या वो उसी को फॉलो कर रही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई। अगर गवर्नमेंट ऐसी हरकत कर रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, और इस वजह से उस गवर्नमेंट के अदारे को सज़ा भी मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत की, इट मीन्स उन्होंने लॉ को वायलेट किया है, ठीक है। अब आप डेफिनेशन दे सकते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, जिसमें हमने बताना है द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू सुपरवाइज पब्लिक अथॉरिटीज़ टू मेक श्योर दे डू नॉट एक्सीड देयर लीगल पावर्स। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड्स का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया। अगर आपने अल्ट्रा वाइड्स की वीडियो नहीं देखी, आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उसका लिंक मैं यहाँ टॉप पे लगा दूंगी, आप लाजमी देखिएगा, अल्ट्रा वायर्स का कॉन्सेप्ट वहाँ से समझ लें। यहाँ मैं सिर्फ जुडिशियल रिव्यू समझाऊंगी। अच्छा, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये लिखा है कि जो हाई कोर्ट है, यानी कि जो सुपीरियर कोर्ट है, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जुडिशियल रिव्यू हमेशा सिर्फ एक हाई कोर्ट कर सकती है, जो यानी कि जो सुपीरियर कोर्ट है ना, हमारे पाकिस्तान में सबसे सुपीरियर कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। तो समझ लें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, उसी के पास सबसे ज़्यादा पावर है कि वो सारे इदारों पर नज़र रख सकती है और उनको चेक कर सकती है। वैसे ही हमने यहाँ बताना है कि हमारे जो हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है, उसी के पास ये पावर है कि वो दूसरे इदारों को सुपरवाइज़ कर सकती है, यानी कि उनको बता सकती है कि आप लॉ से ज़्यादा अपनी पावर्स यूज़ करें, यानी कि लॉ में जितनी पावर्स आपको दी गई हैं उससे ज़्यादा आप यूज़ करें, या फिर आपको लॉ ने जो पावर्स दी है आप उसको सही से यूज़ नहीं करें। तो इन दोनों चीज़ों को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, सही है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। अकॉर्डिंग टू ब्लैक स्टार डिक्शनरी, अब आप सोच रहे हैं कि ये जुडिशियल रिव्यू नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के बारे में बताया। पहली बात तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की जब आप हेडिंग देते हो ना, वो भी इटसेल्फ आपको मार्क्स जो है इंक्रीज़ करने में मदद करता है। तो आप कोशिश किया करें जिस चीज़ के पास जो चीज़ डिस्कस हो रही है ना इस टॉपिक में, उसकी हेडिंग दे दिया करें। जैसे कि टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू, बट मैंने साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की भी हेडिंग दी ताकि एग्जामिनर को देखे कि आपके पास अच्छा नॉलेज है। ब्लैक स्टार डिक्शनरी की हेडिंग दे दी। फिर आपने बताना एक्शंस टेकन बाय अथॉरिटीज़ टू इम्प्लीमेंट लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर और पावर गिवन टू देम बाय लॉ। पहली बात तो ये है कि आप, अगर आपको नेम याद है डिक्शनरी का, याद रखें, लेकिन जो उसके नीचे जो डेफिनेशन दी जाती है वो आप अपने लफ्ज़ में लिख सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम सेम टू सेम याद नहीं होता, तो सेम टू सेम याद रखना नहीं होता, सिर्फ आपको खुद से अपने लफ्ज़ में एक्सप्लेन आउट करना होता है। तो ब्लैक स्टार डिक्शनरी कहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का मतलब है कि जो अथॉरिटीज़ है गवर्नमेंट की, वो लॉ की हेल्प लेके
लॉ की हेल्प लेके, और ये लॉ किसने बना के दिए? लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने बना के दिए। उन्हीं लॉस की हेल्प लेके ये लोग पावर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया, ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है ओरिजिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, ये जुडिशियल रिव्यू सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो केस हम पढ़ने वाले हैं ना अब इसमें, वो सारे केसेस यूएसए में लिखे थे। अगर आपने पार्ट 2 में या 3 में यूके यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ा होगा तो उसके अंदर मैंने इन केसेस का भी जिक्र किया है। ठीक है, तो ये जो केसेस है बेसिकली ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस हैं। तो आपने इन केसेस का जिक्र लाजमी अपने आंसर्स में करना है। बेशक उन्होंने नहीं पूछा, आप करोगे लाजमी, क्योंकि इससे मार्क्स में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आके कहते हैं मैम हमारे नंबर नहीं आते। नंबर इसलिए नहीं आते, आप इन्फॉर्मेशन पूरी ऐड नहीं करते। देखो, आंसर लंबा लिखना ज़रूरी नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट्स पूरे पूरे पेजेस लिख देते हैं, फेल कर जाते हैं। लेकिन आप टू द पॉइंट रखो, लेकिन चीज़ें पूरी लिखो। केस अगर लिखते हो 2 लाइन्स में लिखो, 1 लाइन में लिखो, बट आप उसको डालो ज़रूर, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि वाह आपने तो केस भी याद किया हुआ है। अच्छा, ये जो केस है मारबरी का, पहले मैं आपको शॉर्ट करके ये केस समझा देती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। चीफ जस्टिस जॉन मार्शल थे ना, उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट ने जो एक्ट किया है या जो फंक्शन परफॉर्म किया वो कॉन्स्टिट्यूशन को कन्फ्लिक्ट करते हैं। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है यूएसए का, उसके खिलाफ है पार्लियामेंट के एक्शंस या जो उसने एक्ट्स या लॉज बनाए हैं। ठीक हो गया, ये वो जज है, जज जस्टिस जॉन मार्शल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है। जुडिशियल रिव्यू इंश्योर्स दैट अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सप्लेनेशन में जुडिशियल रिव्यू कैसे आ गया। पहली बात तो ये है कि अभी हमने थोड़ा सा केस को डिस्कस किया, अभी हमने प्रॉपर्ली केस को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि केसेस को मैंने आगे लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले एक केस का तारुफ दे देना है, फिर दोबारा से आपने आगे जाके इसकी हेडिंग दे के इसको पूरा डिटेल देनी है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में मैंने ये लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू है वो ये सिखाता है इंसान को कि जो कोर्ट्स हैं वो ये देखती हैं कि जो दूसरा इदारा है क्या वो लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बना रहा है कि नहीं। ठीक है, कोर्ट स्टॉप एनी लॉ और एक्ट दैट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है जो लॉज बनाता है, अब अमेरिका में लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का नाम है पार्लियामेंट, तो जो पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए थे अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और ऑर्डर के खिलाफ चले गए तो फिर हम उस चीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, गलत कहते हैं। तो फिर इस तरह से इस केस ने उस चीज़ को रोका। ठीक है, एक बंदा या एक ही अथॉरिटी के पास सारी पावर्स होना, ठीक है, इसको आर्बिट्रेरी पावर्स कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम आर्बिट्रेरी पावर। जुडिशियल रिव्यू होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आर्बिट्रेरी पावर्स ना आए, क्योंकि अगर एक बंदे के पास सारी पावर्स चली जाएंगी ना तो फिर बाकी लोगों के ऊपर वो जुल्म करने लगेगा। इसीलिए देखें, अगर जुडिशियल रिव्यू कोर्ट के पास नहीं होगा तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो ये सोचेंगे कि हम पे तो कोई नज़र ही नहीं रख रहा, तो फिर वो आर्बिट्रेरी पावर्स यूज़ करने लगेंगे, यानी कि हर बंदे पे जुल्म करेंगे कि हमारे पास पावर्स, हम जो दिल चाहे करें। लेकिन जुडिशियल रिव्यू से क्या होता है कि ऐसे इदारे कंट्रोल में रहते हैं क्योंकि उन पर नज़र रखती है कोर्ट। नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस इन पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान के बारे में बताना है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल रिव्यू एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत अहम क्वालिटी है इस कॉन्स्टिट्यूशन की। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट सेफ गार्ड अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। और बेसिकली ये जो पावर्स हैं जुडिशियल रिव्यू की, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए डाला गया ताकि आम लोगों के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रह सकें। यानी कि आम सिटीजन्स के अगर राइट्स कोई भी गवर्नमेंट का इदारा वायलेट करता है पावर्स मिस यूज़ करके, तो जो जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, वो उस इदारे को रोक सकती हैं। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे काइंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू की। अब काइंड्स में आपने ये जो फ्लो चार्ट है लाजमी बनाना, इसके मार्क्स होते हैं। अच्छा, मैंने खुद भी ये फ्लो चार्ट्स बनाए थे, मेरे माशाल्लाह अच्छे आए थे, मेरे इसमें पोजीशन भी आई थी फर्स्ट, तो इसलिए आप ये फ्लो चार्ट लाजमी बनाया करें। लेकिन याद रखें फ्लो चार्ट बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप टाइम अपना बचाना चाहते हैं तो फ्लो चार्ट मत बनाएं, बट मेरे पास टाइम ज़्यादा था, मैंने टाइम को मैनेज किया और मैंने पूरे क्वेश्चन किए और उसमें फ्लो चार्ट्स भी बनाए। ठीक है, अच्छा, तो काइंड्स में सबसे पहले तो यहाँ पे देखें 3 तरह की काइंड्स हैं। पहली है स्पेसिफिक स्टेटरी रिव्यू, क्रिएटेड अंडर द स्पेसिफिक लॉ लाइक लेबर लॉ, लैंड लॉ और रेंट लॉ, डील्स विद स्पेसिफिक केसेस। जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, स्पेसिफिक स्टेटरी रिव्यू, स्टेटस और लॉ। पहली बात तो ये है, यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि ये जो जुडिशियल रिव्यू ना स्पेसिफिक स्टेटरी, इसमें क्या होता है कि कुछ केसेस को या कुछ एक्ट्स को या स्टेट्यूट्स को डील करने के लिए सिर्फ जुडिशियल रिव्यू ये वाला बनाया जाता है। और वो जो जुडिशियल रिव्यू किसी और चीज़ पे रिव्यू या चेकिंग नहीं कर सकता, सिर्फ उस लॉज के लिए या उस चीज़ के लिए उसको बनाया गया, तो सिर्फ उसी को वो रिव्यू कर सकता है। सही है, तो डायग्राम में भी ये कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो सिर्फ उस स्पेशल चीज़ को या स्पेसिफिक चीज़ को रिव्यू करेगा, चेक करेगा, यानी कि देखेगा कि क्या स्टेट
और लॉ जो बनाया गया है वो सही बन रहा है कि नहीं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू ये सिर्फ यही चेकिंग करेगा, इसका काम और कोई नहीं होगा। फिर आता है जनरल स्टेटरी रिव्यू, अवेलेबल अंडर जनरल लॉ फॉर एवरीवन, फॉर एग्जांपल सूट्स और डैमेजेस, इंजंक्शंस एंड डिक्लेरेशन। इसमें क्या हो रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के ऊपर भी की जा रही है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट पे भी की जा रही है। और लेजिस्लेटिव के डिपार्टमेंट में किस चीज़ पे की जा रही है कि उनके लॉज को देखता है कोर्ट। एग्जीक्यूटिव की किस चीज़ पे की जा रही है कि उनके एक्शंस को देखता है कोर्ट। ठीक है। अच्छा, मैं आपको दोनों पे फ़र्क बता दूं। ये जो है ना स्पेसिफिक स्टेटरी, इसमें क्या हो रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो सिर्फ एक खास चीज़ के लिए बनाई जाती है और उस खास चीज़ के लिए ही उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन जनरल स्टेटरी रिव्यू में क्या होता है कि ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और लेजिस्लेटिव जो लॉज बना रहा है और जो एग्जीक्यूटिव जो एक्शन ले रहा है उस पर्पज़ के लिए हम ये वाला जुडिशियल रिव्यू यूज़ करते हैं। ठीक है। और यहाँ आखिर में लिखा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि जुडिशियल रिव्यू ये देखता है कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने जो लॉ बनाया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल रहे हैं कि नहीं, और जो एग्जीक्यूटिव ने जो एक्शंस किए हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर इनके खिलाफ चले गए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर इन्होंने कोई चीज़ कर ली, तो फिर ये गलत मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेटरी रिव्यू, नॉट क्रेडिटेड बाय स्टेट्यूट बट अलाउड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि ये वाला जो जुडिशियल रिव्यू है इसको लॉ ने नहीं बनाया, यानी कि लॉ ने जो अपना लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसने जुडिशियल रिव्यू के पावर्स को बनाया, लिख के दिया इन द लॉ, यानी कि लॉ के एक सेक्शन में प्रॉपरली जुडिशियल रिव्यू की पावर्स दी गई। लेकिन ये वाला जो है ना नॉन स्टेट्यूटरी रिव्यू, ये वो पावर्स है जो कोर्ट्स को नहीं दी गई और ना ही कोर्ट्स को कहा है कि भाई हमने तुम्हें दी है, लेकिन कोर्ट्स फिर भी इन पावर्स को यूज़ करती है किसी ना किसी रीज़न की वजह से। इसलिए हमको उनको नाम देते हैं नॉन स्टेटरी रिव्यू की, कि इनको लॉज ने नहीं बनाया लेकिन कोर्ट फिर भी इसको यूज़ कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये कोर्ट के पास एक रेमेडी है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोर्ट्स जुडिशियल रिव्यू कर सकती है उन जगहों पे भी जहाँ पे लॉ ने जुडिशियल रिव्यू की इजाज़त नहीं दी या बना के नहीं दिए लॉज। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ने लगे हैं रीजंस फॉर जुडिशियल रिव्यू की, हमें जुडिशियल रिव्यू की क्यों ज़रूरत पड़ती है। Judicial review is needed to control administrative powers so the government follows law, not personal whims. Judicial review इसलिए यूज़ की जाती है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है या एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, वो लॉ को फॉलो करके डिसीजन दें, ना कि अपने फ़ायदे के लिए डिसीजन दें। पर्सनल विम्स का मतलब होता है बेनिफिट्स। आप पर्सनल बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं इसकी जगह, अगर विम्स नहीं समझ आ रहा। तो अगर आप पर्सनल बेनिफिट्स को देख के अगर गवर्नमेंट की अथॉरिटी एक्शंस लेगी तो ये गलत होती है। तो जुडिशियल रिव्यू का यही काम है कि वो गवर्नमेंट को देखे कि क्या उस पर्सनल फ़ायदे के लिए उन्होंने एक्शन लिए या लॉ के मुताबिक लिए है। सही है। इसमें आप केस भी दे सकते हो। रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, द वाइडर द पावर द मोर इट नीड्स कंट्रोल। इस केस में हमें ये सीखा कि जितनी ज़्यादा पावर एक अथॉरिटी के पास होगी उतना ज़्यादा हमें उस अथॉरिटी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। सही है। अब आ जाते हैं लीडिंग केसेस। अब यहाँ से आगे आपके केसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। आप चाहें तो उस केसेस को स्किप करके भी अपना आंसर वाइंड अप कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर इस तरह करते हैं, बट अगर आप केसेस लिख देंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। पहला हमारा केस है मार्बरी वर्सेस मेडिसन, जो कि 1803 में हुआ था। सबसे पहले आपने इसका बैकग्राउंड या फैक्ट की हेडिंग, इन दोनों में से कोई भी आप हेडिंग दे दें या इकट्ठी भी दे सकते हैं। इसमें प्रेसिडेंट जॉन एडम, जो कि बिफोर लीविंग ऑफिस गेव विलियम मार्बरी द जॉब ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, अ स्मॉल जज टाइप पोस्ट। अच्छा, जो प्रेसिडेंट थे ना जॉन एडम्स, ठीक है, जब वो नौकरी पे थे उन्होंने क्या किया, विलियम मार्बरी जो कि जस्टिस ऑफ पीस, समझे कि विलियम मार्बरी एक जज है, ठीक है, तो इनको प्रेसिडेंट जॉन एडम ने एक पोस्ट दे दी थी। कौन सी पोस्ट दी थी? जस्टिस ऑफ पीस की, जैसे कि सिविल कोर्ट में पोस्ट मिलना या क्रिमिनल कोर्ट में पोस्ट मिल जाना जज की, वैसे ही जस्टिस ऑफ पीस की पोस्ट इनको दी गई थी। सही है। टू ऑफिशियली स्टार्ट हिज जॉब मार्बरी नीडेड अ पेपर कॉल्ड अ कमीशन। जॉब स्टार्ट करने के लिए मार्बरी को एक कमीशन वाले पेपर की ज़रूरत थी जो सिर्फ प्रेसिडेंट ही दे सकते। अब देखें, जॉन एडम्स ने एक तरह से विलियम को कह तो दिया था कि मैं तुम्हें जो है जस्टिस ऑफ पीस की पोस्ट पे रखूँगा, लेकिन प्रॉपरली जो है जॉब पे बैठने के लिए, यानी कि विलियम को जॉब पे बैठने के लिए एक कमीशन के पेपर की ज़रूरत होती है। वो जो कमीशन का पेपर, वो एक समझ लें कि एक परमिशन लेटर है, यानी कि समझ लें उस पर एक ऑफिशियल परमिशन मिल जाएगी इनको कि वो उस इदारे में एज अ जज प्रैक्टिस कर सके, वर्क कर सकें। अब हुआ क्या कि जैसे ही जॉन एडम्स ने इनसे ये वादा किया, उसके कुछ वक्त बाद जॉन एडम्स रिटायर हो गए और उनकी जगह एक नए जो है प्रेसिडेंट आ गए थे। सही है। द कमीशन वॉज प्रिपेयर्ड बट नॉट डिलीवर्ड बिफोर एडम लेफ्ट द ऑफिस, यानी कि एडम जो है ऑफिस उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उनका टाइम ख़त्म हो गया था।
और जो कमीशन है उस पर साइन वगैरह नहीं हो सका। द न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स मेडिसन, अच्छा जो जेम्स मेडिसन है ये एक सेक्रेटरी थे, यानी कि प्रेसिडेंट तो ऑब्वियसली चले गए थे, उनकी जगह किसी और ने भी इलेक्ट होकर आना था। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट एकदम थोड़ी आ जाता है, एक जब चला जाता है तो प्रॉपरली इलेक्शंस होते हैं फिर आता है। तो जो सेक्रेटरी था ना, अब अगर प्रेसिडेंट ना हो तो उसकी जगह सेक्रेटरी सारे काम करता है। जो सेक्रेटरी साहब थे उनका नाम था जेम्स मेडिसन। इन्होंने क्या किया, मार्बरी के कमीशन को रिजेक्ट कर दिया, जबकि जो जॉन एडम्स थे, क्या नाम है अपना, जो प्रेसिडेंट एडम्स थे, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर दिया था, लेकिन सेक्रेटरी जेम्स मेडिसन ने रिजेक्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि मार्बरी को जो पता चला कि उसकी इस प्रपोजल को मेडिसन साहब ने कैंसिल कर दिया, तो वो इनके केस लेके कोर्ट में चले गए। किस कोर्ट में गए? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने क्या कहा कि प्लीज़ ऑर्डर मेडिसन टू गिव मी माय कमीशन, यानी कि इन्होंने कोर्ट में कहा कि आप प्लीज़ मेडिसन से कहें कि मुझे कमीशन दें। आप चाहें तो उसके साथ इस तरह का एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ये जो कुछ भी मैंने आपको इसमें समझाया वो दोबारा मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अगर आपको फ्लो चार्ट की समझ नहीं लगी, दोबारा हल्का सा बता देती हूँ कि फर्स्ट में मैंने बताया कि एडम्स ने प्रॉमिस किया मार्बरी को कि मैं तुम्हें जस्टिस ऑफ पीस बना दूंगा। तो मैंने मार्बरी के बारे में यहाँ लिख दिया कि मार्बरी को कमीशन मिलेगा ताकि वो जस्टिस ऑफ पीस की जॉब स्टार्ट कर सके। अब एडम्स चले गए नौकरी छोड़ के क्योंकि उनका टाइम अप हो गया था। तो फिर जो सेक्रेटरी स्टेट था, यानी कि मेडिसन साहब जो सेक्रेटरी स्टेट हैं, उन्होंने मार्बरी की कमीशन को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से जो मार्बरी साहब थे ना, उन्होंने मेडिसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। ये जुडिशरी एक्ट कन्फ्लिक्ट, अब इस तरह के केस को हम नाम देते हैं जुडिशरी एक्ट कन्फ्लिक्ट। अब बेशक इस वाले को नाम भी लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे आके इस वाले पोर्शन में बताना है कि जुडिशरी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एस्टैब्लिशेस जुडिशियल रिव्यू। अब हुआ क्या, क्योंकि ये जो केस जब कोर्ट में गया, इससे क्या हुआ कि जो कोर्ट थी ना, हाई कोर्ट, जो सबसे सुपीरियर कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसने क्या किया, इन केसेस को डील करते वक्त जो पावर्स उनके पास नहीं थी कोर्ट के पास, उससे ज़्यादा अपनी पावर्स को यूज़ किया। यानी कि कोर्ट ने क्या किया, उस इदारे से, किस इदारे की बात हो रही है यहाँ पे, मार्बरी के इदारे के, यानी कि मार्बरी कोर्ट जाना चाह रहा था जज बनने, जस्टिस ऑफ पीस बनने, और जो मेडिसन साहब थे वो इदारा कौन सा है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जिसमें प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वगैरह बैठे होते हैं। जुडिशरी ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव के डिपार्टमेंट से जाके सवाल खड़ा कर दिए, जबकि इनके पास ये पावर्स नहीं थी। तो यहीं से जाके जुडिशियल रिव्यू ईजाद हुआ। तो ये मैंने दोबारा इसलिए समझा दिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आप चाहें तो लीगल क्वेश्चन दें, नहीं तो डायरेक्ट जजमेंट पे आ सकते हैं। लीगल क्वेश्चन लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर पे पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है कि आपको क्वेश्चंस ऐड करने आते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है, कुड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द गवर्नमेंट मेडिसन टू हैंड ओवर द कमीशन एंड डिड द कोर्ट हैव द पावर टू डू सो। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो मेडिसन, जो गवर्नमेंट का सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी स्टेट, उससे कह सकती थी कि तुम मार्बरी को कमीशन दे दो। ठीक है, क्या कोर्ट करेगी इस तरह के? नहीं। फिर आपने दूसरी लाइन में ये बताना कि क्या कोर्ट के पास ये पावर है कि वो मेडिसन से ये सवाल कर सके। ठीक है, पहली बात तो ये है कि उस ज़माने में कोर्ट्स के पास ये पावर्स नहीं होती थी कि वो किसी भी इदारे से जाके सवाल खड़ा करे कि आपने फ़लाँ बंदे को कमीशन क्यों नहीं दी या फ़लाँ चीज़ क्यों नहीं की। बट ये वो वाहिद केस था जिसकी वजह से कोर्ट ने दूसरे इदारे से जाके सवाल खड़ा किया कि आपने फ़लाँ बंदे को कमीशन क्यों नहीं दी, उसको जॉब पे क्यों नहीं आने दिया। तो यहीं से ही जुडिशियल रिव्यू स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे जो जज थे, ये जज की मैंने तस्वीर लगाई हुई है। ठीक है, द कोर्ट सेड मार्बरी वॉज राइट। मार्बरी कौन था? जिसको जस्टिस ऑफ पीस की जॉब चाहिए थी, जज बनना था। ठीक है, ही शुड गेट द जॉब। कोर्ट कहती है कि मार्बरी अपनी साइड से सही था, क्योंकि उसको जो प्रेसिडेंट थे, जो प्रॉपरली लोगों को जॉब देते थे, उन्होंने ही प्रॉपरली मार्बरी को इजाज़त दी थी कि ये इंसान जस्टिस ऑफ पीस बन सकता है, इस पोस्ट पे जॉब कर सकता है। इसलिए कोर्ट ने कहा मार्बरी ठीक है। बट द लॉ दैट गेव द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू डायरेक्टली ऑर्डर मेडिसन वॉज अगेंस्ट द लॉ। और जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने जो लॉज बना के दिए थे कोर्ट्स को, उन लॉज के अंदर ये पावर्स ही नहीं थी कि कोर्ट दूसरे इदारे से सवाल खड़ा कर सके। अगर कोर्ट ऐसा करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात चली जाएगी। समझ आ रही है? यही बात यहाँ पे लिखी है कि लॉ ने सुप्रीम कोर्ट को पावर्स नहीं दी कि वो डायरेक्टली किसी इदारे से पूछ सके। जैसे कि मेडिसन किस इदारे में काम करता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का ये सेक्रेटरी था। ठीक है, तो अगर कोर्ट ऐसे हरकत करेगी, इनसे पूछेगी, तो अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात चली जाएगी। इसी वजह से जुडिशियल रिव्यू बना। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाइस्ट लॉ, द कोर्ट कुड नॉट यूज दिस लॉ।
यानी कि हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना हर इदारे का फ़र्ज़ है। लेकिन अब कोर्ट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को डिसओबे करके जुडिशियल रिव्यू यूज़ किया अपना, और दूसरे इदारे से कहा, यानी कि मेडिसन साहब जो कि सेक्रेटरी थे, उनसे कहा कि आप क्यों नहीं इस बंदे को जॉब पे रख रहे। तो यहाँ से कोर्ट ने क्या कर दिया, अपने आप ही जुडिशियल रिव्यू को यूज़ किया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी इजाज़त नहीं दी। सेकेंड लाइन में आप बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सबसे बड़ा लॉ है, इसके खिलाफ अगर कोई भी जाएगा तो उस चीज़ को गलत माना जाएगा। सही है। अब आपने बताना है कि वाई दिस केस इज़ इंपॉर्टेंट या वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। दिस केस क्रिएटेड द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि इसी केस ने जुडिशियल रिव्यू को कॉन्सेप्ट को ईजाद किया। इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था जुडिशियल रिव्यू होती क्या है। इस केस ने क्या किया, जुडिशियल रिव्यू को इस तरह से ईजाद किया कि कोर्ट ने पहली दफ़ा किसी दूसरे इदारे पे जाके अपना रौब दिखाया और कहा कि तुम लोगों के पास तो ये राइट नहीं है कि जिस बंदे को प्रेसिडेंट साहब ने खुद कहा है कि ये जॉब करेगा और प्रेसिडेंट ही जॉब पे रखता है, तो सेक्रेटरी के पास तो ये हक नहीं बनता कि वो जॉब पे रिजेक्शन दे या किसी की कमीशन रोक दे। तो यहीं से जाके आप समझ लें कि अगर जुडिशियल रिव्यू को यूज़ किया है ना कोर्ट ने, दूसरे तरह से सवाल खड़ा किया, तो अपने आप ही ये चीज़ मशहूर होगी। अब मशहूर कैसे भी, कुछ ज़माने में कोर्ट ने इस तरह से एक्शन लिया था ना कि दूसरे मेडिसन साहब से पूछ लिया था कि आपने क्यों जो है मारबरी के ऑप्शन को, यानी कि जॉब के पोस्ट को कैंसिल किया। यहीं से क्या हुआ कि ये बात इतनी फैल गई कि ऑब्वियसली मेडिसन जो थे ना वो काफ़ी बड़े हेड थे, लोग इनको जानते थे, सेक्रेटरी ऑब्वियसली लगे हुए थे अमेरिका के। तो इसी वजह से जब लोगों ने देखा कि कोर्ट भी इनकी बात नहीं मान रही, कोर्ट भी इनसे सवाल खड़े कर रही है, ऐसे बंदे से जो इतना बड़ा हेड है जो है मेडिसन साहब, तो इसी वजह से ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बहुत फैल गया। अब आपके पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, वो है मक्खलेक वर्सेस मैरीलैंड 1819। अच्छा, ये दूसरा केस है यूएसए का जिसने जुडिशियल रिव्यू को दोबारा यूज़ किया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि एक दफ़ा जो पिछला केस है उसमें जुडिशियल रिव्यू एक ही दफ़ा यूज़ हुआ, उसके बाद अगर जुडिशियल रिव्यू यूज़ भी हुआ होगा तो वो इतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ। लेकिन जब ये केस आया, इससे क्या हो गया कि लोगों को कंफर्म पता चलेगा कि जुडिशियल रिव्यू भी कुछ चीज़ है, ये भी कुछ ताकत है। ठीक है, ये हमें दूसरे केस से पता चली, जो कि इस केस का नाम है मैक्यूलक वर्सेस दी मैरीलैंड। ये केस हुआ था 1819 में। आपको डेट्स याद रखनी होती हैं। इसका सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक AI जनरेटेड तस्वीर बनाई है। यहाँ पे आप देखें, सेकेंड बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे कुछ ब्रिटिश पीपल बैठे हुए हैं। सही है। ये मेरीलैंड है, मेरीलैंड ऑन बैंक। मैं आपको आसान करके समझाती हूँ। ये जो बैंक आपको यहाँ दिख रहा है, ये किसने बनाया? ये बनाया फेडरल गवर्नमेंट ने। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यूएसए के अंदर ना फेडरल गवर्नमेंट होती है और स्टेट्स गवर्नमेंट होती हैं। अब मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूं, फेडरल गवर्नमेंट समझ लें कि बहुत बड़ा एक शहरी इलाका है, बहुत बड़ा ताकत इसके पास। स्टेट्स उतनी ही छोटी हैं। एग्जांपल दे रही हूँ, स्टेट्स इतनी छोटी होती नहीं है, बट मैं वैसी एग्जांपल दे रही हूँ कि समझ लें फेडरल हेड है और स्टेट्स उससे छोटी हैं। सही है। अब ये जो बैंक बनाया, ये किसने बनाया? फेडरल की गवर्नमेंट ने। तो जब फेडरल की गवर्नमेंट ने बनाया, इट मीन्स कि ये बैंक पे कोई भी स्टेट सवाल खड़े नहीं कर सकती। आपको समझ लग रही है मेरी बात? यानी कि स्टेट समझने छोटे छोटे टुकड़े हैं और फेडरल उनका हेड है जो स्टेट्स को भी देखता है और ख़ुद को भी। लेकिन स्टेट यहाँ पे किसकी है? यहाँ पे स्टेट है मैरीलैंड की। मैरीलैंड एक स्टेट है अमेरिका की, यूएसए की। सही है। इस स्टेट मैरीलैंड ने क्या किया, इस बैंक के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की। सही है। तो इसी के ऊपर ये डिस्कशन होगी इस केस में। मैंने आपको आसान करके इसलिए समझाया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आपने बताना कि जो यूएसए का कांग्रेस, अब याद रखें, जो कांग्रेस है ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, ये लॉ बनाने वाला इदारा। जैसे कि यूके के अंदर जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसका नाम पार्लियामेंट है, वहीं पे यूएसए के अंदर जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसका नाम है कांग्रेस। ठीक हो गया। ये मैंने दोबारा दोहरा दिया, आप लोगों को पहले से ही आता है। ये जो कांग्रेस का इदारा है ना, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, कांग्रेस बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट के साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने ही इस कांग्रेस को बनाया। तो आप खुद समझ लें कि कांग्रेस भी एक बहुत बड़ा, एक पावरफुल इदारा है। इसी पावरफुल इदारे ने एक बैंक बना दी। सही है। ऑलरेडी एक बैंक एग्जिस्ट करती थी, बट इसने दूसरी बैंक बनाई, इसलिए इसको नाम दिया गया सेकंड, क्योंकि पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि इस बैंक को यूनाइटेड स्टेट्स का नाम दिया गया। टू हेल्प कलेक्ट टैक्सेस, होल्ड मनी एंड पे डेब्ट्स। ये बैंक इसलिए बनाया गया ताकि ये टैक्स के लिए काम आ सके और पैसों वगैरह को इसमें रखा जा सके। द स्टेट ऑफ मैरीलैंड डिड नॉट लाइक दैट फेडरल बैंक इज फेडरल बैंक। अच्छा, जो स्टेट थी ना मैरीलैंड की,
उन्होंने जब देखा कि कांग्रेस ने इस तरह से बैंक बनाया तो उनको ये अच्छी नहीं लग रही थी बात। तो मैरीलैंड ने क्या किया कि फेडरल के बैंक के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की। यानी कि मैरीलैंड ने कहा कि हाँ, आप लोग ना हमें टैक्स दें। यानी कि जो बैंक का मैनेजर था ना, उसके पास मैरीलैंड का एक बंदा गया और उनसे कह रहा था कि आप हमें टैक्स दें। तो ये चीज़ इसमें हुई, सही है। तो मैरीलैंड को बेसिकली ये बैंक अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से इन्होंने इस पर टैक्स लगाने की कोशिश की। दिस क्लियरली टारगेटेड द यूएस बैंक। अब जाहिर बात है, मैरीलैंड ने एक तरह से टारगेट करने की कोशिश की यूएसए के बैंक को। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। जेम्स मैक्यूलच एंड ऑफ मैक्यूलक, मुझसे अक्सर इस बंदे का नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा, काफ़ी मुश्किल है। इसका नाम है मैक्यूलक, ठीक है। जेम्स मैक्यूलक एक ऑफिसर थे बैंक के, यानी कि समझ लें कि इस बैंक के ये एक मैनेजर हो गए या ऑफिसर हो गए, सही है। बेल्टीमोर ब्रांच, अच्छा, ये जो बैंक था ना, ये बेल्टीमोर की लोकेशन में बना होता है। जैसे कि पाकिस्तान के शहर में लाहौर हो गया, कराची हो गया, कराची के शहर में बैंक बनना, बिल्कुल समझ लें कि बेल्टीमोर एक जगह है, वहाँ पे ये बैंक बना हुआ था, ठीक है। तो बेल्टीमोर की ये ब्रांच है, वहीं पे ये बैंक बना हुआ था। और ये जो बंदा है जेम मैक्यूलक, ये उसी ब्रांच का एक ऑफिसर है। रिफ्यूज़ टू पे द टैक्स, यानी कि मैरीलैंड का जो बंदा था वो इस जेम मैक्यूलक के पास आया और उसे कहा कि आप टैक्स दे लेंगे। जेम्स मैक्यूलक ने कहा मैं टैक्स नहीं दूंगा, इसने रिफ्यूज़ कर दिया। मैरीलैंड सूट हिम, द केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। और मैरीलैंड ने क्या किया, जब सुना कि जेम्स मैक्यूलक उनको टैक्स नहीं देगा तो इन्होंने इसको सू कर लिया। सू का मतलब है इसको कोर्ट ले गया। अब कोर्ट में, कौन से कोर्ट में ये लोग गए, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अब आता है डिसीजन की बारी। यस, कांग्रेस कैन क्रिएट द बैंक। डिसीजन देते वक्त जो जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास पूरा इख्तियार है कि वो जिस भी स्टेट या जिस भी जगह में चाहे बैंक बना सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव कांग्रेस सर्टेन लिस्टेड पावर्स लाइक टैक्सिंग, बोरोइंग, हैंडलिंग मनी। यानी कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन ने कांग्रेस को ये पावर दी है कि वो बैंक भी बना सकती है और किसी भी बैंक को ये पावर दे सकती है, वो टैक्स भी लगा सकती है, बोरो भी कर सकती है पैसा रख भी सकती है। यानी कि कांग्रेस समझने बहुत हेड वाली पावर्स इसको दी गई हैं। टू कैरी आउट दिस पावर्स कांग्रेस में चूज यूजफुल एंड प्रॉपर टूल्स। अच्छा, कांग्रेस जो है इस बैंक को चलाने के लिए ऑब्वियसली यूजफुल टूल्स और मेथड्स को यूज़ करेगी। ये बेशक लाइन ना लिखें, जरूरी नहीं है। अ नेशनल बैंक इज रीजनेबल हेल्पफुल टूल, सो इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एज अ एम्प्लॉयड पावर। अब कांग्रेस के बारे में जज ने ये कहा कि कांग्रेस ने जो सेकंड बैंक बनाई है ये यूज़फुल है क्योंकि ये इंसानों को बहुत हेल्प करेगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अलाउ किया हुआ है कांग्रेस को कि वो बैंक बना सके दूसरा। ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो, मैरीलैंड कैन नॉट टैक्स। अब याद रखेंगे, मैंने स्लाइड को बोल्ड किया तो आप लोगों ने भी बोल्ड करना है। यानी कि आप जब पेपर में इसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो बोल्ड मार्कर ब्लू या ब्लैक से ये बोल्ड करके लिखेंगे। यानी कि जो मैरीलैंड है, जो स्टेट है मैरीलैंड की, वो इस तरह के बैंक्स को बिल्कुल भी टैक्स इन पे नहीं लगा सकती क्योंकि ये जो बैंक है ये कांग्रेस ने बनाया। समझ ले, कांग्रेस एक हेड है। हेड किस तरह से है कि कांग्रेस फेडरल का एक हिस्सा है, फेडरल वाली गवर्नमेंट का, और स्टेट छोटी होती है फेडरल से, ठीक है, फेडरल बड़ी है। तो अगर कांग्रेस फेडरल का पार्ट है तो फिर ऐसे बैंक्स को जिसको बनाया ही कांग्रेस ने है, फेडरल वाली गवर्नमेंट ने है, तो उस पर स्टेट कैसे आवाज़ खड़ी कर सकती है, उस पर स्टेट कैसे टैक्स लगा सकती है। समझ आ रही है, यही बात यहाँ पे हो रही है। इफ स्टेट कोड टैक्स फेडरल इंस्टीट्यूट दे कुड कंट्रोल और इवन डिस्ट्रॉय देम। यहाँ पे जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है ना, उन्होंने क्लियर कट बात बोली कि अगर स्टेट बड़ी वाले फेडरल इंस्टीट्यूट के ऊपर अगर इस तरह से टैक्स लगाना शुरू कर देंगे तो स्टेट फिर इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट के सिस्टम को ही तबाह कर देंगे और ख़ुद को सबसे बड़ा बना लेंगे। ये बात उन्होंने यहाँ पे कही। बिकॉज फेडरल लॉ इज सुप्रीम, अ स्टेट टैक्स दैट टारगेट अ फेडरल इंस्ट्रूमेंट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो फेडरल सिस्टम है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो सबसे बड़ी है, स्टेट उनसे छोटी है, तो स्टेट टैक्स इन पे नहीं लगा सकती। अगर स्टेट ने टारगेट किया है फेडरल के एक बैंक को तो ये हरकत स्टेट की बड़ी गलत है। यानी कि स्टेट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव किया है। यानी कि स्टेट के पास जो पावर्स नहीं है फिर भी उन्होंने उस पावर्स को यूज़ किया है। पावर्स कैसे यूज़ किया गलत, कि स्टेट को पता है कि ये फेडरल गवर्नमेंट की बनाई हुई बैंक है तो वो कैसे उन पर टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला इस केस का कि मैक्यूलक जो है केस जीत गए थे और मैरीलैंड ने फिर इन पर टैक्स नहीं लगाया, उल्टा मैरीलैंड पे जुर्माना हो गया, ठीक है। यहाँ आप तस्वीर भी देख लें कि ये बंदा जो है ये मैरीलैंड का एक ऑफिसर है या मैरीलैंड का कोई भेजा हुआ बंदा है,
जो मेरीलैंड की स्टेट है उसने एक बंदे को भेजा टैक्स नोटिस के साथ, ठीक है, स्टेट ऑफ मेरीलैंड की। मैं तस्वीर क्लोज करके दिखाती हूँ। ये बंदा क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है योर बैंक शुड गिव टैक्स। अब ये जो बंदा जिसकी तस्वीर यहाँ पे दिख रही है, समझ लें कि ये बंदा जो है ये है मैक्यूलक। ये मैंने एआई से तस्वीर बनवाई है। ये मैक्यूलक जो बंदा है उसने आगे से जवाब दिया वाई वी शुड गिव टैक्स, इट्स नॉट अ स्टेट बैंक, इट्स फेडरल बैंक, ओनली स्टेट बैंक गिव्स टैक्स। अगर ये जो बैंक है ये स्टेट की होती तभी इन पर टैक्स लगता है, लेकिन ये वाली जो बैंक है ये तो स्टेट की बैंक नहीं है, इसको तो फेडरल वाली गवर्नमेंट ने बनाया है, तो वो स्टेट के लोगों को पैसे नहीं देगी। ये बंदा समझ ले कि ये मैक्यूलक है, ठीक है, मैक्यूलक ऑफिसर इस बंदे को जवाब दे रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको केस समझा दिया, तस्वीर के अंदर भी दोबारा समझा दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे मूव ऑन कर जाते हैं। वाई दिस केस इज कनेक्टेड विद द जुडिशियल रिव्यू। आपने बताना है कि जो केस अभी हमने पढ़ा ये क्यों जुडिशियल रिव्यू के साथ कनेक्टेड है। पहली बात तो ये है कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब है सुप्रीम कोर्ट दूसरे इदारे पर नज़र रख सकती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, स्ट्राइक्स इट डाउन इफ इट डज नॉट, यानी कि जुडिशियल रिव्यू जब कोर्ट दूसरे इदारों को देखती है कि वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव कर रहे हैं तो कोर्ट फिर ऐसे इदारों को स्ट्राइक डाउन करती है, यानी कि रोकती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकते। इन दिस केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिव्यूड अ स्टेट लॉ एंड डिसाइडेड इट वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब ये जो केस है ना मैक्यूलक का, इसमें हमने ये जाना कि इसमें जो स्टेट का जो हेड है ना, मेरीलैंड है जो स्टेट, उसका हेड गया या कोई बंदा गया उस बैंक में, और वो बैंक किसकी थी, फेडरल गवर्नमेंट की। अब फेडरल गवर्नमेंट बड़ी बैंक है, बड़ा इदारा है, तो यहाँ पे हुआ ये कि जो ये स्टेट का जो हेड है, समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का कोई सुपीरियर बंदा है, सही है। अब जुडिशरी का इसके मामला से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है केस सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपनी पावर से ज़्यादा पावर्स यूज़ की, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट पर अपना कंट्रोल रखा और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को समझाया, उस स्टेट की एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को समझाया कि आप लोग स्टेट की गवर्नमेंट हैं और आप लोग फेडरल गवर्नमेंट के बैंक पे टारगेट कर रहे हो, तो ये तो आपकी पावर्स नहीं है। यानी कि जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी सिस्टम है, उसने अपनी पावर से ज़्यादा पावर्स यूज़ की हैं, तभी जाके जुडिशियल रिव्यू इस केस से इजाद हुआ, सही है। तो इसमें दोबारा एंड पर बता दें कि जो मैक्यूलक है ना वो केस जीत गया, इसी की वजह से जुडिशियल रिव्यू वो दोबारा से यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे दोबारा से लिख दी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में ये लिखा हुआ है कि जो स्टेट है उसने गलत एक्शन लिया, यानी कि उनको फेडरल बैंक पे इस तरह से टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ये बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है मोड्स रेमेडीज ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। पब्लिक लॉ रिव्यू, कोर्ट्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस टू इंश्योर पब्लिक लॉ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस पे कंट्रोल किया जा सके, ताकि वो पब्लिक लॉज के मुताबिक चलें, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है उनके लिए लॉज बनाए गए हैं, अगर वो इन लॉज को फॉलो नहीं कर रहे तो इट मीन्स कि वो लोग गलत कर रहे हैं। तो जुडिशियल रिव्यू एक्शंस पे कंट्रोल रखता है ताकि ये पब्लिक लॉज के अकॉर्डिंग ही एक्शंस लें। कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर आर्टिकल 184(3) एंड 199 पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स कैन इशू रिट्स। अब याद रखें कि ये जो दो आर्टिकल्स हैं ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं, और इन दोनों का फ़र्क बता देती हूँ। ये वाला जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर्स दे रहा है, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर्स दे रहा है, समझ आ रही है। तो मैंने ऑब्वियसली पढ़ाए हैं स्टूडेंट्स को इतनी दफ़ा कि मुझे खुद भी ज़ुबानी याद हो गई है, सही है। तो आप लोग भी याद रखें। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। अगर आप ये रिट्स जानना चाहते हैं, वैसे मैंने रिट्स यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक मेरा बहुत लंबा हो गया है। अगर आप ये रिट्स जानना चाहते हैं तो रिट्स के ऊपर मैंने बाकायदा एक प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को जब आप देखेंगे तो आपको रिट्स के बारे में समझ लग जाएगी। तो रिट्स की लिंक मैं यहाँ पे टॉप पे लगा दूँगी, वहाँ से जाके आप ये रिट्स जान लें, क्योंकि रिट्स का जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब रिट्स को आप एक्सप्लेन करोगे ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग में मूव ऑन करते हैं लिमिट्स पे। अच्छा, अब कोर्ट्स कैसे मामला पे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, यानी कि एक ऐसा केस है जिसको खुद ही पार्टी ने डिले किया, खुद ही वो पार्टी इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही, तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होती। उसके अलावा ऑलरेडी अगर एक केस है उसके ऊपर कोई और रेमेडी मौजूद है, कोई और मसले का हल मौजूद है, तो कोर्ट वहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू नहीं यूज़ करती। उसके अलावा रेस्ट जुडिकेट है, यानी कि एक केस ऑलरेडी डिसाइड कर दिया किसी अच्छी कोर्ट ने, तो उस मामला में भी कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू का मेथड नहीं यूज़ करेगी। तो ये अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसकी भी मैं वीडियोज़ की लिंक्स लगा दूँगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये अलग से एक टॉपिक्स हैं, यानी कि अल्टरनेटिव रेमेडीज़ भी अलग से एक चैप्टर है और ये बाकी भी, सही है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आता है प्राइवेट लॉ रिव्यू।
ऑर्डिनरी कोर्ट्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस थ्रू सिविल और रेमेडीज़। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आम कोर्ट्स हैं ना, तो छोटी छोटी कोर्ट्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के किस तरह की एक्शंस पे कंट्रोल रखती हैं कि वो ये देखती हैं कि किसी इदारे ने कुछ गलत एक्शन लिए तो उन पर इंजंक्शन ऑर्डर पास करा देती हैं, कि इंजंक्शन ऑर्डर का मतलब है किसी को रोकना, इस तरह की चीज़, ठीक है। डिक्लेरेटरी एक्शन, सूट्स फॉर डैमेजेस, स्टेटरी रेमेडीज, बाकी भी पॉइंट्स में आप दे सकते हैं कि सूट फॉर डैमेजेस के बारे में आप बता दें कि अगर किसी इदारे ने कुछ गलत एक्शन लिया है, किसी को डैमेजेस कर दिए, किसी का नुकसान कर दिया है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्शन ले सकती है, या किसी ने लॉ को फॉलो नहीं किया उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। मतलब जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं वो भी थोड़ा बहुत अपना रोल अदा कर सकती हैं, ज़्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती हैं। टाइप्स ऑफ इंजंक्शन, अच्छा इंजंक्शन की मुख्तलिफ टाइप हैं। कोर्ट्स चाहे तो किसी के ऊपर टेम्परेरी इंजंक्शन लगा सकती है, यानी कि किसी को टेम्परेरी रोक सकती है, ठीक है। परपेचुअरी एंड मैंडेटोरी का मतलब है किसी पे लाजमी इंजंक्शन लगाना है, अगर हम इन पे इंजंक्शन नहीं लगाएंगे तो ये लोग नुकसान कर देंगे, तो ये होता है मैंडेटोरी यानी कि लाजमी। परपेचुअल का मतलब है, इसका मतलब है नेवर एंडिंग, इसकी जगह परमानेंट भी लिख सकते हैं, परमानेंट इंजंक्शन, यानी कि एक बंदे को अगर रोक दिया गया तो परमानेंटली भी उसको रोका जा सकता है, यानी कि परमानेंट उस पर इंजंक्शन ऑर्डर लग सकता है। फिर आता है डिक्लेरेटरी एक्शंस। कोर्ट डिक्लेयर्स राइट्स व्हेन डिस्प्यूटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। यहाँ पे ये कह रहे हैं, अच्छा डिक्लेरेटरी एक्शंस पहले समझा देती हूँ, ऑब्वियसली ये अलग से टॉपिक है, थोड़ा बहुत तो बताना है मुझे। बेसिकली डिक्लेरेटरी एक्शन का मतलब ये है कि जो कोर्ट्स है ना, वो पहले डिसीजन देने से पहले अगले बंदे को बता देती हैं कि आपने जो डैमेज प्रोवाइड किया, किसी को नुकसान दिया, तो उसके ये राइट्स हैं, अगर आपने पैसे देने तो उसके इतने पैसे देने हैं। तो ये होते हैं डिक्लेरेटरी एक्शन, यानी कि अगले बंदे को बता दिया जाता है कि आपने जो एक्शन लिया है इसके क्या क्या आपने नुकसान अगले को किए हैं, कितना पैसा का जुर्माना आप पे लगेगा। तो डिसीजन देने से पहले भी कोर्ट इस तरह की चीज़ें बता सकती है उस गवर्नमेंट के इदारे को। फिर आता है ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। अच्छा जुडिशियल रिव्यू के क्या ग्राउंड्स हैं? सबसे पहले है अनरीजनेबलनेस, यानी कि जुडिशियल रिव्यू किन चीज़ों पे किया जाता है। अगर कोर्ट को दिख जाता है कि इदारा अनरीजनेबल डिसीजंस दे रहा है या गलत एक्शंस ले रहा है जो बिल्कुल बेतुके हैं, अनरीजनेबल हैं, अनरीजनेबल समझ लें कि बेतुकी चीज़ या ऐसे एक्शन लेना जिसका कोई मकसद ही नहीं बनता, तो ये होता है अनरीजनेबलनेस। फिर आता है मेलाफाइड का मतलब है किसी बैड इंटेंशन से किसी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है जिसका इंटेंशन बहुत गलत थी या बुरी थी, मेलाफाइड थी, तो वहाँ पे हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, यानी कि अगर जुडिशियल रिव्यू को दिख गया कि फ़लाँ गवर्नमेंट का इदारा खुद एक्शंस लेने की बजाय किसी और बंदे के कहने पे गलत एक्शंस ले रहा है या ऐसे एक्शंस ले रहा है जो बहुत अनरीजनेबल है, तो वहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। उस इदारे से पूछा जाएगा कि आप हेड हैं, आप खुद एक्शंस लें, आप किसी के कहने पे क्यों एक्शंस ले रहे हैं। फिर आता है अब्यूज़ ऑफ पावर। अगर कोई भी इदारा अपने पावर्स को अब्यूज़ करेगा, यानी कि अपने पावर्स को मिसयूज़ करेगा, वहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू होता है। उसके अलावा लेक ऑफ जुडिसडिक्शन, अगर किसी इदारे के पास पावर्स नहीं है, जुडिसडिक्शंस नहीं है, जुडिसडिक्शन का मतलब है पावर्स नहीं है, फिर भी वो उन पावर्स को यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू होगा। फिर आता है प्रोसीजरल डिफेक्ट, अगर किसी इदारे ने अपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, उसको फॉलो किए बगैर कोई एक्शन लिए जिससे नुकसान हो गया, तो वहाँ पे भी कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट्स कैन नॉट रिव्यू एक्शंस विद इन जुडिसडिक्शन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस इदारे के पास जुडिसडिक्शन है यानी कि पावर है, उसके ऊपर कोर्ट्स एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात उसको पावर्स हैं तो वो अपने पावर्स के हिसाब से चल रही है। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के मुताबिक अगर एक इदारा एक्शन ले रहा है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो अपने लिमिट्स में रह के काम कर रहा है। अब आता है जुडिशियल रिव्यू इन पाकिस्तान एंड इंडिया। जुडिशियल रिव्यू पाकिस्तान और इंडिया जो है, यानी कि पाकिस्तान में और इंडिया में जुडिशियल रिव्यू जो एग्जिस्ट करता है वो ब्रिटेन और यूएसए से मिला है, यानी कि हमारे पास जो जुडिशियल रिव्यू है वो ब्रिटिश से और यूएसए से आया है। Courts use writs to ensure the rule of law and control administrative authorities. हमारे यहाँ के जो कोर्ट्स हैं ना, वो रूल ऑफ लॉ को यूज़ करती हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे को कंट्रोल किया जा सके। देयर इज़ नो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम लाइक इन फ्रांस और यूएसए। और जो फ्रांस का कंट्री है और जो यूएसए का कंट्री है, उसमें बाकायदा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सिस्टम है जो कि जुडिशियल रिव्यू करता है। बट हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में इनके एक अलग से डिपार्टमेंट नहीं है। इंडिया में शायद होगा बट पाकिस्तान में नहीं, अगर होता तो यहाँ पे या हमें रिकॉर्ड्स में मिल जाता, ठीक है। तो फ्रांस में और यूएसए में बाकायदा एक डिपार्टमेंट है जो जुडिशियल रिव्यू का वर्क करता है। फिर आता है ड्यूटी ऑफ कोर्ट। कोर्ट्स डू नॉट रिप्लेस द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, दे ओनली चेक एक्सीडिंग पावर्स। अच्छा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोर्ट्स एक्चुअली जुडिशियल रिव्यू करती कैसे हैं। तो कोर्ट्स क्या करती हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ना, जिसने कोई डिसीजन दिया है, वो उस डिसीजन को चेंज नहीं करती, रिप्लेस नहीं करती, सिर्फ ये देखती है कि जिस इदारे ने, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ने या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने जो डिसीजन दिया है, क्या वो डिसीजन
में अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो इट मीन्स कि उन्होंने डिसीजन गलत तरीके से दिया। अब ये चीज़ें क्या हैं, अगर उस इदारे ने अपनी पावर से ज़्यादा पावर्स यूज़ करके डिसीजन दिए फिर तो वो चीज़ गलत होगी, फिर वहाँ जुडिशियल रिव्यू होगा। एरर ऑफ लॉ, अगर उन्होंने लॉ गलत लगा दिए डिसीजन देते वक्त तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होगा। उसके अलावा ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस, और नेचुरल जस्टिस सिस्टम को ब्रीच कर दिया यानी कि तोड़ दिया, यानी कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम को फॉलो नहीं किया, फॉलो किए बगैर कोई डिसीजन दे दिया तो वहाँ पे भी जुडिशियल रिव्यू होगा। डिसीजन नो रीजनेबल पर्सन वुड मेक, यानी कि जुडिशियल रिव्यू तब किया जाएगा किसी इदारे में जब कोर्ट को लगेगा कि इस बंदे ने एक ऐसा डिसीजन दिया है जो कोई भी सेंसेबल बंदा नहीं देगा, तो वहाँ पे मतलब उसने बिल्कुल बेतुका डिसीजन दे दिया जो बहुत अनरीजनेबल है, जिससे लोगों को भी नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे कोर्ट इन्वॉल्व होकर जुडिशियल रिव्यू करेगी और इस डिसीजन को कैंसिल करा सकती है। अब्यूज़ ऑफ पावर्स, और कोई भी इदारा अब्यूज़ ऑफ पावर करे यानी कि डिसीजन देते वक्त किसी के राइट्स वायलेट करे और पावर्स अपनी मिस यूज़ करा वो है डिसीजन देते वक्त, तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होगी। तो बेसिकली अगर ये चीज़ें मौजूद हुई डिसीजंस देते वक्त तो समझ जाएं कि जुडिशियल रिव्यू कोर्ट फिर उन जगहों पे करेगी और उनके डिसीजंस को कैंसिल कर देगी, ख़त्म कर देगी जुडिशियल रिव्यू करके। अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में जो भी ऊपर पड़ा है उसको आपने 4 से 6 लाइनों में लिख के वाइंड अप कर देना है।